एक वॉरियर जिसने कि अपनी पूरी लाइफ लगा दी अपने यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके साइड ही रहने के लिए। पर उससे क्या मिला, उसके ही यंग मास्टर ने उसे धोखा दिया ताकि वो खुद की जान बचा सके, और उसी यंग मास्टर के हरकतों के चलते उसका पूरा का पूरा क्लैन भी तबाह हो गया। पर किस्मत को यह मंजूर नहीं था। वो वॉरियर अपनी आंखें दोबारा ही टाइम में पीछे खोलता है, पर ट्विस्ट ये है कि वो खुद की बॉडी में ना होकर अपने यंग मास्टर की बॉडी में होता है। क्या अब हमारा एमसी अपनी फेट को चेंज कर पाएगा और अपने क्लैन को बचा पाएगा? तो फिर चलिए अपनी इस नई मानवा को शुरू करते हैं। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मुझे यही लगा था कि मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही गोल है कि अपने यंग मास्टर चियोंग मुयांग को प्रोटेक्ट करना। वो इस वजह से क्योंकि मैं एक नेमलेस बंदा हूँ और चियोंग क्लैन के पैट्रियार्च ने मुझे मेरा नाम दिया था। और अब हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब चियोंग क्लैन के पैट्रियार्च अचानक से ही गुजर जाते हैं, और इसके अलावा चियोंग मुयांग और भी ज़्यादा बदतर होता गया। यहाँ तक कि जो क्लैन टॉप 10 क्लैनों में आता था इस दुनिया में, उसने अपनी पूरी की पूरी प्रेस्टीज खो दी। पर मैं हमेशा ही उसके साइड बना रहा। मैंने खुद को डिवोट कर दिया उसके स्कॉट वॉरियर के तौर पे। पर हालांकि मुझे क्या मिला, उसने खुद ही मेरी पीठ में अपनी तलवार भोंक दी ताकि वो खुद की जान को बचा पाए। सच में ही लोग सही कहते हैं, किसी भी इंसान को सही नहीं किया जा सकता। और हमें उस बंदे के सामने काफ़ी ज़्यादा ही लाल जोगा पहने वाले लोगों को दिखाया जाता है, और वो बंदा मन में सोचता है, चियोंग मुयांग, तुम्हें क्या लगा था कि ये करने के बाद क्या ये लोग तुम्हें छोड़ देंगे? क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि अगर तुम डीमन कल्ट के साथ हाथ मिला लोगे तो एक बार दोबारा से ही चियोंग क्लैन अपनी ऊंचाइयों को हासिल कर लेगा, जिसे कि तुमने इतना नीचे गिरा दिया है? पर तुम एकदम ही गलत थे। और हमें उसके सामने काफ़ी ज़्यादा ही डरावने चेहरे वाले बंदों को दिखाया जाता है, जिसे देख के चियोंग मुयांग यानी कि उसका यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा ही घबरा जाता है, और उन्हीं में से एक बंदा अपने वेपन को स्विंग करके उसके गले को उसके धड़ से अलग कर देता है। और हमारा एमसी कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा ही रहना था तो तुम्हें कभी भी डीमन कल्ट से हाथ मिलाना ही नहीं चाहिए था। पर आखिरकार क्यों मैं इसके साथ आखिरी तक रहा हूँ। मैंने भी स्ट्रेस को छोड़ देना चाहिए था, पर इस चीज़ के लिए मैं दूसरों को ब्लेम भी नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ रिग्रेट्स के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। मेरा ये नाम मू म्योंग मुझे चियोंग क्लैन के पैट्रियार्च ने दिया था। और तभी हमें दिखाया जाता है वही लाल जोके वाले लोग अपनी स्वॉर्ड को हमारे एमसी के आर पार कर देते हैं, और हमारा एमसी मरते हुए सोचता है कि मैं ये चाहता हूँ कि अगली बार अगर मैं कभी भी पैदा हूँ तो कम से कम मैं एक नेमलेस तो ना हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई बंदा अपनी आंखें खोल के देखता है, और हमें देखने को मिलता है कि एक मेड उसके पैर धुल रही थी, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा ही तेज से चीखता है, और वो सोचता है कि आखिरकार ये क्या हुआ, मैं अब तक जिंदा क्यों हूँ। मुझे अच्छे से याद है, पता नहीं अनगिनत तलवारों ने मेरी बॉडी को चीर दिया था। और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर है। तभी वो मेड माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि पानी ठंडा हो चुका है। पर हैरानी की बात यह है कि हमारा एमसी इस मेड को जानता है, और वो कहता है तुम तो वॉलियोंग हो। और वो हमें बताता है कि ये हमारे यंग मास्टर यानी कि चियोंग मुयांग की एक पर्सनल मेड है, जो कि हमेशा ही एल्डेस्ट यंग मास्टर के साइड रही है, और वो अभी काफ़ी ज़्यादा ही माफ़ी मांग रही थी। तभी हमारा एमसी पूछता है कि आखिरकार तुमने गलती ही क्या की है, सबसे पहले यंग मास्टर को बुलाओ। तभी वो मेड डरते हुए कहती है आप ही तो यंग मास्टर हैं। इस चीज़ को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर पूरा ही हैरान हो जाता है, और वो अपने चेहरे को टच करके चेक करने की भी कोशिश करता है, और तभी वो अपने नीचे रखे हुए टब में अपना चेहरा देखता है, और वो देख के पूरा ही हैरान हो जाता है। उसने इस चीज़ को हज़ारों बार ही चेक किया, पर यह कोई सपना नहीं है, वो सच में ही 15 साल पहले आ चुका है। और हमें पता चलता है कि उसने खुद के बारे में मू म्योंग के बारे में जानने की कोशिश की, पर इस दुनिया में मू म्योंग नाम का कोई भी बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। शायद से इस वजह से क्योंकि मैं एल्डेस्ट यंग मास्टर चियोंग मुयांग की बॉडी में हूँ। पर जो भी हो, ये मेरे लिए
किसी अपॉर्चुनिटी की तरह मैं अब अपने हाथों से अपनी क्लैन को बचा सकता हूँ। पर तभी वो अपने आसपास देख के काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक यंग मास्टर है पर उसका कमरा काफ़ी ज़्यादा ही आम सा है। पर तभी उसका ध्यान एक स्वॉर्ड पे जाता है और हमें पता चलता है कि ये वही स्वॉर्ड है जिसे कि पिछली लाइफ में उसके यंग मास्टर ने उसके आर पार कर दी थी। और इस स्वॉर्ड का नाम हेवनली लाइट स्वॉर्ड है, जैसे कि कहा जाता है कि ये एक ही लाइटनिंग के रे से निकली थी जो कि डार्कनेस को चीरने के लिए बनी है। और वो इस स्वॉर्ड को हाथ में लेकर काफ़ी ज़्यादा ही खुश था कि अब ये स्वॉर्ड उसकी है। और तभी वो स्वॉर्ड से 2-3 स्विंग्स लगाने की कोशिश करता है, पर उन्हीं में ही वो इतना ज़्यादा थक जाता है कि वो अपने घुटनों पे आ जाता है, जिस चीज़ को देख के वो काफ़ी ज़्यादा ही हैरान था। और तभी थोड़ी देर बाद वो अपनी बॉडी पे कंसंट्रेट करके देखता है, क्योंकि हालांकि ये सोचा जाए कि चियोंग मुयांग ने कभी भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं की, पर फिर भी कम से कम उसे इतना तो होना चाहिए कि वो 2-4 स्विंग्स लगाने के बाद थके तो ना। पर तभी वो नोटिस करता है कि उसके डंटियान में काफ़ी ज़्यादा ही अलग अलग टाइप की एनर्जीज इकट्ठी हुई हैं और उसकी वो एनर्जी उसके मेरिडियंस से बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर पा रही और वो एक दूसरे से ही टकरा रही हैं, जिसे देख के उसे समझ आ जाता है कि ये है गोल्डन स्पून QI डेविएशन। इस बंदे ने ऐसे ऐसे एलिक्सर्स कंज्यूम कर लिए जो कि एक दूसरे से उल्टे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ बंदे ट्रेनिंग कर रहे थे। पर तभी वो कुछ देख के हैरान हो जाते हैं और हमें देखने को मिलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर, जिसे कि अब से मैं मुयांग ही बुलाया करूंगा, वो वहां पर स्वॉर्ड को स्विंग कर रहा था। और वो लोग हैरान इस वजह से थे क्योंकि आज जिंदगी में पहली बार उन्होंने एल्डेस्ट यंग मास्टर को ट्रेनिंग ग्राउंड में देखा है। पर बेचारा मुयांग खुद भी काफ़ी ज़्यादा ही परेशान था, क्योंकि उसकी ये बॉडी बिल्कुल भी वुडन स्वॉर्ड तक स्विंग नहीं कर पा रही थी, जिस चीज़ को देख के वो स्वॉर्ड को साइड में रख देता है। जिस चीज़ को देखने के बाद वो बंदे कहते हैं शायद से वो गिव अप करने वाला है, पर तभी मुयांग भागना शुरू कर देता है और वो ये सोच रहा था कि सबसे पहले मुझे अपने वेट को कम करना होगा। जिस चीज़ को देख के वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा ही हैरान थे, शायद से यंग मास्टर ट्रेनिंग ग्राउंड को नहीं छोड़ेंगे। और तभी उनमें से ही एक बंदा कहता है तो फिर क्यों ना हम ही उसे ट्रेनिंग ग्राउंड से दूर कर दें। और हमें मुयांग की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर उसे समझ आ जाता है कि उसकी बॉडी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब है। इस बंदे ने इतने अलग अलग टाइप के एलिक्सर्स को कंज्यूम किया है कि वो उसके लिए किसी पॉइजन की तरह हो चुके हैं। और वो मुयांग को गधा कहते हुए सोचता है कि अगर इसने इन एलिक्सर्स को सही से कंज्यूम किया होता तो उसके पास इतनी अभी इंटरनल एनर्जी होती कि सभी लोग उससे चलते। पर तभी वो कुछ नोटिस करता है और हमें देखने को मिलता है कि एक असली स्वॉर्ड उसके साइड से गुजर चुकी है। और तभी वही बंदा जो कि कह रहा था क्यों ना हम यंग मास्टर को ट्रेनिंग ग्राउंड से दूर कर दें, वो कहता है असल में मेरी स्वॉर्ड गलती से फिसल गई है। पर मुयांग एकदम ही शांत रहते हुए कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरे बारे में चिंता करने के लिए। और तभी वो दोबारा से ही भागना शुरू कर देता है और हमें पता चलता है कि उस बंदे और बाकी लोगों ने बेट लगाई थी और वो बंदा उस बेट को हार चुका था, जिस चीज़ से वो और भी ज़्यादा मुयांग के ऊपर गुस्सा हो जाता है। पर हमें मुयांग को दिखाया जाता है जो कि इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा था, क्योंकि ये डिसाइपल्स खुद ही के ही यंग मास्टर का मजाक उड़ा रहे हैं। पर अभी उसे होल्ड बैक करना होगा, क्योंकि अगर अभी उसने फाइट की तो वो हार जाएगा। सबसे पहले मुझे चियोंग क्लैन की सीक्रेट मार्शल आर्ट को सीखना होगा, जिन्हें कि मैं कितना ही सीखना चाहता था अपने पिछली जिंदगी में। वो पक्का ही हेवनली ड्रैगन लाइब्रेरी में होंगी और एक यंग मास्टर की पोजीशन पे होने की वजह से मैं उस लाइब्रेरी में एंटर कर सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हेवनली ड्रैगन लाइब्रेरी के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो गार्ड कहता है क्या तुम इस चीज़ को समझ नहीं पाए और मुझे दोबारा रिपीट करवाना चाहते हो कि तुम्हारे पास अब यंग क्लैन पैट्रियार्च की पोजीशन नहीं है, इसी वजह से तुम हेवनली ड्रैगन लाइब्रेरी में एंटर नहीं कर सकते। जिसे सुन के मुयांग भी पूरा ही हैरान रहता है और वो फिर अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ पर अब उसे चीज़ समझ आ रही थी कि उसका कमरा ऐसा क्यों है। पर अभी भी उसे कोई तरीका ढूंढना था जिससे वो अपनी बॉडी के अंदर की एनर्जी को एब्जॉर्ब सही से कर पाए। पर अगर वो अभी सोचे तो चियोंग मुयांग का बचपन इतना भी अच्छा नहीं था, जहां पर वो पूरी तरीके से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ था जो कि उसी के ही सबऑर्डिनेट्स थे।
अब अगर समझा भी जाए तो उसे ये लगा होगा कि मैं भी उन्हीं की ही तरह होऊंगा, इसी वजह से उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे पीछे से स्टैप कर दिया। पर जो भी हो, मेरे पास टाइम नहीं है एक्सक्यूज़ बनाने का। पर तभी वो अपने पास एक बॉक्स को नोटिस करता है। जब वो उसे हटा के देखता है तो उसमें खाना रखा रहता है, पर वो ये देख के हैरान था कि उसमें कोई भी मीट नहीं था बल्कि सिर्फ मशरूम थे। पर आखिरकार अगर चियोन मुयांग भी यही खाता था तो फिर वो इतना ज़्यादा मोटा हो ही कैसे गया। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुयांग वार्म अप करने से ही उसकी बॉडी दर्द करना शुरू कर जाती है और तभी उसकी मेड वॉलियोंग आकर कहती है कि आप पहले से ही जाग चुके हैं, कि आप दोबारा से ही ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। तो मुयांग हाँ में जवाब देता है और उसकी मेड उसे गुड विश करके जाने लगती है। तभी वो कहता है, क्या ये मेरी लॉन्ड्री है? तो वो मेड डरते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है कि मुझे इसे पहले कर लेना चाहिए था, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अगली बार से इसे और जल्दी कर दूंगी। मुयांग सोचता है हालांकि ये इतनी कोई ज़्यादा मदद नहीं करती, पर यही एक लौती इंसान है जिसे कि मैं अपना एलाय मान सकता हूँ। तभी वो उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा ही शुक्रिया, पर मेरे हिसाब से तुम्हें मेरी वजह से और भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और यही सारी चीज़ें कहकर मुयांग दोबारा से ही अपने दौड़ने पे निकल जाता है। पर इन सारे शब्दों को सुन के उसकी मेड काफ़ी ज़्यादा ही हैरान थी। और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुयांग अभी भी भाग ही रहा था और उसे लगभग ऐसा लग रहा था कि वो मर ही जाएगा। पर तभी उसे अपनी पिछली लाइफ की ट्रेनिंग की याद आती है जहाँ पर उसका इंस्ट्रक्टर उसे कुछ समझता ही नहीं था, क्योंकि वो एक नेमलेस बंदा था। और अगर सोचा भी जाए तो मैंने कभी भी खुद के लिए कुछ कर भी नहीं पाया, पर मैं अभी काफ़ी ज़्यादा ही खुश हूँ और ये सच में काफ़ी ज़्यादा ही मज़ेदार है क्योंकि ये चीज़ मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वॉलियोंग ये सारी चीज़ें छुप के देख रही थी, पर तभी मुयांग वहीं पर ही गिर जाता है, जिस चीज़ को देख के वॉलियोंग काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाती है। और हमें देखने को मिलता है कि वही मुयांग को उठा के उसके कमरे तक ले जाती है। और इस चीज़ को जानने के बाद मुयांग सोचता है कि वॉलियोंग उससे काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर है जितना कि उसने सोचा था। और हमें एक बारिश वाले दिन का दिखाया जाता है जहां पर मुयांग अभी भी दौड़ ही रहा था, जिसे देख के बाकी जो ट्रेनिंग ग्राउंड के डिसाइपल्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा ही हैरान थे। और हमें एक बार दोबारा से पता चलता है कि वही इंसान बैट हार चुका है, जिस चीज़ की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है। पर बाकी लोग अपने इस फ्री के रुपयों को इंजॉय करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। और तभी जैसे ही मुयांग उस बंदे के पास आता है वो कहता है, तुम सुअर, आखिरकार तुम क्या चीज़ सोच रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम ऐसे ही प्रिटेंड करते रहे तो तुम्हें तुम्हारी पोजीशन यंग पैट्रियार्च की वापस मिल जाएगी? पर मुयांग इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो भागता ही रहता है। पर हमें साइड में दिखाया जाता है जहाँ पर वॉलियोंग इस चीज़ को सुन के सच में ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। फिर हमें अगले दिन ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब मुयांग अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर पा रहा था, जिसे देख के वो भी काफ़ी ज़्यादा ही खुश था कि अब उसके पास इतना तो स्टेमिना है कि वो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकता है। पर तभी उसे किसी की बहस करने की आवाज़ सुनाई देती है और वो सुनता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर को इंसल्ट करने की। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और हमें देखने को मिलता है कि वही बंदा वॉलियोंग को पकड़ते हुए कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। पर वॉलियोंग को यहाँ पर देख के मुयांग भी काफ़ी ज़्यादा ही हैरान होता है। और जब बाकी लोग इस चीज़ के बारे में बात करने लगते हैं तो वो बंदा काफ़ी ज़्यादा ही चिढ़ जाता है और वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल के वॉलियोंग के ऊपर एक स्लैश कर देता है। पर इससे पहले उसका अटैक वॉलियोंग तक पहुँच भी पाता है, उसकी स्वॉर्ड बीच में ही डिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसे देख के वो भी काफ़ी ज़्यादा ही हैरान होता है। और हमें देखने को मिलता है कि ये मुयांग ने किया था, जिसे देख के वो बंदा अचानक से ही अपने होशो हवास में आता है। तभी मुयांग कहता है कि अपनी स्वॉर्ड को उठाओ और जो चीज़ें तुम्हें वुयांग से कहनी थी वो अपनी स्वॉर्ड से मुझसे कहो। जिन बातों को सुनने के बाद वो बंदा कहता है, क्या तुम मुझसे डुअल का कह रहे हो? जिस बात को सुन के मुयांग कहता है कि डुअल, अगर मैं कहूँ कि ये लाइफ एंड डेथ मैच है, चलो इसे ऐसा रखते हैं कि अगर तुम जीते तो मैं यहाँ पर कोई भी इंसिडेंट कॉज नहीं करूँगा
और मैं कभी भी दोबारा ट्रेनिंग ग्राउंड में तुम्हें दिखूंगा भी नहीं। पर इस चीज़ से वो लियोंग सच में काफ़ी ज़्यादा ही घबरा जाती है और वो मू यांग को रोकने की कोशिश करती है और तभी मू यांग अपनी मयान को ज़मीन में काट देता है और फाइटिंग की पोजीशन लेने लगता है और वो मन में सोचता है अगर ये एक बार मेरी बुराई करता तो चल जाता, पर ये उन लोगों की बुराई नहीं कर सकता जो लोग मेरी परवाह असलियत में करते हैं। जिस चीज़ को सुन के वो दूसरा बंदा सोचता है कि अगर मैं जीत गया तो मू यांग मेरे लिए कोई भी दिक्कत पैदा नहीं करेगा, तो बस मुझे इस मैच को जीतना है। और आखिरकार ये क्या ही कर पाएगा जो कि अभी ट्रेनिंग ग्राउंड में आए हुए इसे सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और ये भागे ही जा रहा है। पर तभी वो उसके कूदने के अंदाज को देख के काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और मू यांग पूरी ही रफ्तार से उस बंदे की तरफ आने लगता है। पर उस बंदे के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ही स्लो था और वो सोचता है इतना स्लो, इससे तो मैं आसानी से हरा दूंगा। पर जैसे ही मू यांग की स्वॉर्ड उसके पास आती है वो देखता है कि उसकी स्वॉर्ड हवा में उड़ चुकी है और मू यांग की स्वॉर्ड उसके गले पे रखी हुई है, जिससे देख के वो पूरा ही हैरान रहता है क्योंकि अभी मू यांग ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया वो तो कभी भी उसने देखी तक नहीं थी। और तभी मू यांग कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि ये लाइफ एंड डेथ मैच है, तब भी तुमने अपना गार्ड डाउन किया। क्या यही चीज़ चियोंग क्लैन में सिखाई जाती है? सच में तुम एक पैथेटिक बंदे हो। तुम इतने भी क्वालिफाइड नहीं हो कि स्वॉर्ड को तुम्हें स्विंग भी करना चाहिए। तुम्हें उस वजह के बारे में पता होनी चाहिए कि तुम स्वॉर्ड चला ही क्यों रहे हो, और जब तुम उस वजह को पता कर लेना तब मेरे पास तुम दोबारा आ जाना। और यही सारी चीज़ें कहकर मू यांग वो लियोंग के साथ वहाँ से जाने लगता है। वो बंदा हालत में नहीं रहता है कि वो कुछ कह भी पाए। और जब मू यांग और वू लियोंग अकेले आ जाते हैं तभी वो लियोंग अपने घुटनों पे आकर माफ़ी मांगती है कि उसे वहाँ पर शांति से ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। पर तभी मू यांग कहता है तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरे ही लिए आगे बढ़ी थी। मैं अपनी खुद की इंसल्ट तो एक बार सह लेता, पर मैं उनके लिए इंसल्ट नहीं सह सकता जो लोग असलियत में मेरी परवाह करते हैं। और मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक उन लोगों पे नहीं करने वाला जो लोग मेरे लोगों को हाथ लगाने की कोशिश करेंगे। जिस चीज़ को सुन के वो लियोंग काफ़ी ज़्यादा ही हैरान रहती है और तभी से एक पुरानी बात याद आती है। वो और वो लियोंग एक बच्चे थे, तब उसने कहा था कि मुझे स्ट्रांग होना होगा ताकि मैं अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। तो फिर अगले दिन से मैं अपनी ट्रेनिंग को शुरू करने वाला हूँ। मू यांग की इन सारी बातों को सुन के वो लियोंग काफ़ी ज़्यादा ही खुश थी और उसे तो ये तक हैरानी होने लगती है कि ये वही एल्डेस्ट यंग मास्टर है जिसे कि वो जानती है। पर तभी कोई कहता है जो शब्द अभी तुमने कहे, क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले पाओ? और तभी हमें देखने को मिलता है कि ये सारी चीज़ें उसके अंकल ने कही थी जो कि जनरल कमांडर हैं हेवनली ड्रैगन और हेवनली फ्रियोनिक स्वॉर्ड यूनिट के, और इन्हें एक पिलर भी कहा जाता है चियोंग क्लैन का। और तभी वो अपने सवाल को दोबारा से दोहराते हैं, जिस सवाल को सुन के मू यांग सबसे पहले तो उन्हें ग्रीट करता है और हमें पता चलता है कि पिछली ज़िंदगी में मू यांग इन्हें ही फॉलो किया करता था। पर उसकी ग्रीटिंग्स को सुन के उसके अंकल कहते हैं कि इन सारी बकवास चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो तुमसे सवाल पूछा उसका मुझे जवाब दो। उनकी इस बात को सुन के मू यांग सोचता है कि इनका एटीट्यूड एल्डेस्ट यंग मास्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं बदला। इन्हें बिल्कुल भी आशा नहीं है कि एल्डेस्ट यंग मास्टर कभी भी बदल सकते हैं। और तभी मू यांग कहता है कि मैं ऐसी चीज़ कहूँगा ही नहीं जिसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले पाऊँ। अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना ये मेरे लिए किसी प्रिंसिपल की तरह है। जिस बात को सुन के उसके अंकल कहते हैं सच में? और तभी वो कहते हैं कि इन सारी बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ जिस टेक्निक का तुमने इस्तेमाल किया वो तो ड्रैगन क्लॉ थी जिसे कि हेवनली ड्रैगन स्वॉर्ड यूनिट में सिखाई जाती है, और जो लोग उस यूनिट के लोग नहीं हैं वो इसे सीख नहीं सकते। तो आखिरकार किस गद्दार ने अपनी उस ओथ को तोड़ दिया और तुम्हें इस टेक्निक को सिखाया है? और जिस बंदे ने भी तुम्हें ये सिखाया होगा वो पक्का ही तुम्हारे लोगों में से एक ही होगा और मैं उसे पनिश करने वाला हूँ। मैं भी देखता हूँ कि तुम उसे कैसे ही बचा पाओगे क्योंकि वो तुम्हारे लोगों में से एक है, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम ही आज की चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाओगे और दोबारा कभी भी ट्रेनिंग ग्राउंड की शक्ल नहीं देख पाओगे। जिन शब्दों को सुनने के बाद मू यांग समझ जाता है कि ये तो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है, बल्कि उसके अंकल उसे कभी भी ट्रेनिंग ग्राउंड में देखना नहीं चाहते।
और वो सोचता है कि उसे अपने शब्दों को ध्यान से ही चुनना होगा। और तभी मुयांग कहता है कि ट्रेटर कोई भी नहीं है, जिसे सुन के उसके अंकल हैरान हो जाते हैं और वो मन में सोचता है क्योंकि आप ही वो एक इंसान थे जिसने पिछली लाइफ में इसे मुझे सिखाया था। और फिलहाल वो अभी कहता है कि मैंने बस इसे देखने से ही सीख लिया था। इस बात को सुन के उसके अंकल हंसना शुरू कर देते हैं, पर अचानक से ही वो सीरियस होते हुए स्वॉर्ड को अपनी मयान से निकालते हैं, जिससे इतना प्रेशर बनता है कि मुयांग और वो लियांग तो उसे झेल तक नहीं पा रहे थे। और तभी उसके अंकल कहते हैं तो फिर अपने ब्लेड को निकाल लो, मैं तुम्हारे ब्लेड से ही इस चीज़ के बारे में पूछ लूँगा। पर तभी मुयांग कहता है कि मैंने आपको इस चीज़ के बारे में पहले ही बता दिया है, और अगर आप भरोसा नहीं करते तो आप अभी कोई भी और टेक्निक को मेरे सामने करके दिखाइए और मैं उसे कॉपी करके आपको दिखा सकता हूँ। इन बातों को सुन के उसके अंकल को ये सारी बातें एकदम ही झूठ लगने लगती हैं। और तभी वो वॉलियोंग से पूछते हैं तुम एल्डेस्ट यंग मास्टर की मेड हो ना, तो फिर मुझे सारी चीज़ें बताओ कि आखिरकार ये किस चीज़ की प्लॉटिंग कर रहा है। और अगर तुमने इतनी हिम्मत की कि मेरे सामने तुम झूठ बोलो तो इतना याद रखना कि मैं तुम्हें अभी के अभी काट डालूंगा। जिस बात को सुन के वॉलियोंग काफ़ी ज़्यादा ही घबरा जाती है और वो कहती है कि पिछले 1 महीने से यंग मास्टर लगातार ही स्माइल किए जा रहे हैं। चीज़ को जान के उसके अंकल भी हैरान होते हुए कहते हैं क्या वो बंदा स्माइल कर रहा था जो कि हमेशा ही दूसरों को नीचा दिखाता है और खुद गुस्से से भरा रहता है। और वॉलियोंग डरते हुए हाँ कहती है और वो कहती है वो अब ट्रेनिंग ग्राउंड पे हर दिन जाने लगते हैं। मैं अभी इतना तो कह सकती हूँ कि यंग मास्टर पूरे ही बदल चुके हैं। पर इन सारी बातों को सुन के मुयांग भी हैरान रहता है कि वॉलियोंग उसे हमेशा ही देख रही थी। और तभी वॉलियोंग कहती है यहाँ तक कि जब पहले मेरा मजाक उड़ाया जाता था तब यंग मास्टर कभी भी आगे नहीं आए, पर इस बार वो आगे आए और मुझे प्रोटेक्ट भी किया है, जिस चीज़ से मैं ये कह सकती हूँ कि यंग मास्टर सच में ही बदल चुके हैं और मुझे उन पे पूरा ही भरोसा है। जिन बातों को सुनने के बाद उसके अंकल भी हैरान रहते हैं। और तभी वो मुयांग से पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें कौन सी मार्शल आर्ट आती है, तो मुयांग जवाब देता है हेवनली यांग डिवाइन आर्ट। जिस बात को सुन के उसके अंकल कहते हैं यानी कि ये दूसरे डिसाइपल से अलग नहीं है। तभी वो कहते हैं मैं तुम्हें 2 महीने का टाइम दे रहा हूँ, तुम्हें हेड डिसाइपल को 2 महीनों में हराना होगा, क्या तुम इतना कर पाओगे। जिन बातों को सुनने के बाद मुयांग सोचता है कि वो हमेशा ही दूसरों को टेस्ट करते हैं, शायद से ये मेरे लिए भी एक टेस्ट है। और तभी मुयांग कहता है कि 1 महीना काफ़ी होना चाहिए। जिस बात को सुन के उसके अंकल अपनी स्वॉर्ड को दोबारा मयान में रख के वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं ठीक है। इन बातों को सुनने के बाद मुयांग वॉलियोंग से कहता है ऐसा लगता है कि दोबारा से मुझे भागने जाना पड़ेगा। और अब हमें 15 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें देखने को मिलता है कि मुयांग ने सच में ही अपना वजन काफ़ी ज़्यादा ही कम कर लिया था और वो मन में सोचता है कि मैं 5th स्टेज ऑफ हेवनली यांग डिवाइन आर्ट पे पहुंच चुका हूं, पर अभी भी ये टेक्निक काफ़ी नहीं है मेरे अंदर रही एनर्जी को ब्रेक करने के लिए। मुझे इससे भी ज़्यादा हायर लेवल की कल्टीवेशन आर्ट सीखनी होगी ताकि मैं अपने डेंटियान को हील कर पाऊं। पर तभी वो कुछ लोगों को अपने बारे में बातें करते हुए सुनता है कि आप पक्का ही एल्डेस्ट यंग मास्टर को अच्छा सबक सिखाइएगा। वो देखता है कि वो लोग ये सारी बातें एक बंदे से कर रहे थे और तभी वो उनके पास जाकर कहता है क्या तुम ही हेड डिसाइपल हो, तो वह बंदा जो बीच में बैठा हुआ था वो कहता है हाँ मैं ही हेड डिसाइपल हूँ। पर मुयांग को तो उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा ही जाना पहचाना लग रहा था और तभी मुयांग उससे उसका नाम पूछता है तो वह अपना नाम ली सोगी बताता है, जिसे सुन के मुयांग काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है क्योंकि यही वो बंदा था जिसने डीमन सेक्ट को उनके क्लैन की इंफॉर्मेशन बेची थी। और वो वहाँ से जाते हुए सोचता है कि वैसे भी मैंने सोचा था कि मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ चाहे अपोनेंट कोई भी क्यों ना हो, पर अब मैंने अपना मन बदल लिया है। ली स्योगी मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार धोखा देने का नतीजा होता क्या है। अब हमें 15 दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है जब डुअल होने वाला था, जहां पर बैठे हुए लोग इसी बारे में बातें कर रहे थे कि कहीं एल्डेस्ट यंग मास्टर भाग ना जाए इस डुअल से बचने के लिए। तभी वहां का अनाउंसर शांत रहने का कहता है और वो इस डुअल के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। तभी मुयांग के अंकल कहते हैं कि
कॉन्टेस्टेंट को अब बुलाने का टाइम आ चुका है। जिस बात को सुन के वो सबसे पहले ली सियोगी को बुलाता है और ली सियोगी तुरंत ही सामने आ जाता है। पर जब वो चियोन मुयांग को बुलाता है तो हमें देखने को मिलता है कि मुयांग तो अपनी जगह पे होता ही नहीं है, जिसे देख के लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं। आखिरकार वो बाहर क्यों नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं वो भाग गया, और वो लोग काफी ज्यादा ही हंसना शुरू कर देते हैं। पर तभी कोई कहता है कि चियोन मुयांग यहाँ पर आ चुका है और हमें देखने को मिलता है मुयांग वहाँ पर आ जाता है। पर उसे देख के सभी लोग हैरान रहते हैं क्योंकि अब उसने अपना वजन पूरी तरीके से ही कम कर लिया है और वो अब एकदम ही फिट दिखने लगा है। वहाँ पर बैठी हुई ऑडियंस तो अभी भी इस बात पे हैरान थी कि ये वही एल्डेस्ट यंग मास्टर है। और तभी मुयांग अपने अंकल को ग्रीट करता है और तभी उसके अंकल उससे पूछते हैं क्या तुम रेडी हो, और मुयांग भी हाँ कह देता है। तभी हेड डिसाइपल सोचता है सच में क्या ऐसा लगता है थोड़ा वजन कम करने से कुछ बदल जाएगा। पर मेरे लिए ये अच्छी बात है कि यहाँ पर जनरल कमांडर के अलावा भी दोनों स्वॉर्ड यूनिट्स के कमांडर भी हैं, मैं उनके सामने अपनी पावर्स का शो ऑफ कर पाऊंगा। हालांकि वो ये सारी चीज़ें अपने मन में सोच रहा था, पर मुयांग भी इन चीज़ों का अंदाजा लगा लेता है और वो हम लोगों को बताता है कि ये कमीना हमेशा ही अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करता रहा। जब इसने हेवनली ड्रैगन स्वॉर्ड यूनिट ज्वाइन कर लिया तब ये यंग मास्टर चियोंग मुयांग का एक दोस्त जैसा बन चुका था जो उनकी आधी गलत आदतों की जड़ थी। और आखिरी में इसी कमीने ने हमारे सेक्ट की इंफॉर्मेशन डीमन सेक्ट को पेश दी। हालांकि इसने ये सारी चीजें इसकी पिछली लाइफ में की थी, पर मुझे इसे बिल्कुल भी वैसा करने देना नहीं है, तो फिर अब से जो ये सोच रहा है उसका एकदम ही उल्टा होने वाला है। तभी उन लोगों को बताया जाता है कि ये कोई लाइफ एंड डेथ मैच नहीं है, तो इसका ध्यान रखना, और उन लोगों का डुअल शुरू हो जाता है जिसमें मुयांग पूरी ही स्पीड से हेड डिसाइपल की तरफ बढ़ रहा था और वो उछल के हेड डिसाइपल के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। पर हमें देखने को मिलता है कि हेड डिसाइपल अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिसे देख के मुयांग भी हैरान था। और तभी हेड डिसाइपल उसकी स्वॉर्ड को झटक के उसके साइड में आकर उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है। और जब मुयांग अपना बैलेंस दोबारा से संभाल के हेड डिसाइपल के ऊपर अटैक करता है तो वो उसे ब्लॉक कर लेता है और उसका हाथ पकड़ के वो मुयांग के पेट में अपनी स्वॉर्ड का पिछला हिस्सा मारता है और आखिरी में मुयांग को एक किक मार के दूर फेंक देता है। और तभी हेड डिसाइपल अपनी स्वॉर्ड में एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और कहता है तो फिर मैं आज तुम्हें दिखाने वाला हूँ, और वो काफी ज्यादा स्लैशेस मारते हुए आगे निकल जाता है। इसे हमें देखने को मिलता है कि मुयांग अपने घुटनों पे आ चुका था और हेड डिसाइपल सोचता है सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा ही आसान था, और तभी वो अपना हाथ उठा लेता है। पर तभी वो ध्यान देता है कि कोई भी ऑडियंस उसके लिए चीयर ही नहीं कर रही, और हमें पता चलता है कि ये सब तो उसकी इमेजिनेशन थी। और अभी तो फिलहाल वो ज़मीन पे पड़ा था जिसके सामने मुयांग खड़ा हुआ था, और तभी वो पास में अपनी स्वॉर्ड को टूटा हुआ देखता है और तभी उसे याद आता है कि मुयांग के एक ही अटैक में उसकी स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में हो गई थी और उसी स्वॉर्ड अटैक से वो बेहोश हो गया था। और तभी मुयांग कहता है तुम होने वाले गद्दार, अगली बार से अपने कामों पे ध्यान देना। पर मुयांग की एक भी कही हुई बात उस बंदे को तो समझ नहीं आती क्योंकि अब तक उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। पर इस चीज़ से ऑडियंस हद से ज़्यादा ही हैरान थी और हमें वॉलियोंग को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही खुश थी। तभी हमारा ध्यान ऑडियंस में बैठे हुए एक बंदे पे जाता है जिसके कि चेहरे पे एक स्कार था। वो कहता है कि इस हेड डिसाइपल ने अच्छा मौके को गवा दिया, वो अभी चियोन मुयांग को बेइज्जत कर सकता था। तभी ऑडियंस बातें करने शुरू कर देती है क्या ये सिर्फ एक ही मूव से हार गया, अब तो यंग मास्टर और भी ज्यादा घमंडी हो जाएंगे। तभी मुयांग के अंकल उठते हुए कहते हैं कि इस मैच का विनर एकदम ही साफ है, और जब तक वो अपनी बात को पूरा कर पाते तब तक मुयांग कहता है कि मुझे पता है कि मैंने काफी ज्यादा ही गलत चीजें की हैं और मैं उन चीज़ों को कभी सही भी नहीं कर सकता। और मुयांग मन में सोचता है कि मुझे उन गलत कामों के बारे में पता तक नहीं है जो कि मैंने किए हैं, क्योंकि वो मैंने नहीं बल्कि पिछले चियोंग मुयांग ने किए थे। पर अब जबकि मैं ही चियोंग मुयांग हूँ तो मुझे उसके उन कामों की भी जिम्मेदारी अपने ही कंधों पे उठानी होगी। और तभी मुयांग कहता है कि यहाँ पर मैं तुम लोगों के सामने आज अपने जितने भी बुरे काम मैंने अब तक किए हैं उन सभी के लिए माफ़ी मांगता हूँ। और वो उनके सामने वो करके माफ़ी मांगता है जिससे एकदम ही शांति हो जाती है। और तभी वो अपना सर उठाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है तो फिर मैं तुम्हें ट्रेनिंग ग्राउंड में मिल जाऊंगा, तुम कभी भी वहां पर आ सकते हो। और ये सारी चीज़ें कहने के बाद वो अपने अंकल को ग्रीट करके वॉलियोंग से कहता है चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए।
इन सारी बातों को सुन के उसके अंकल भी हैरान थे। और तभी बाहर वो वॉलियंग से कहता है कि अब मेरा डुएल खत्म हो चुका है, तो फिर तुम मुझे मेरी स्वॉर्ड को दे सकते हो, मैं अब अपनी स्वॉर्ड को उठा लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर तभी वॉलियंग कहती है क्यों, मैं थोड़ी देर के लिए क्या सिर्फ इस स्वॉर्ड को नहीं उठा सकती, बस मुझे सोचियांग को थोड़ी देर के लिए और दे दो। इस नाम को सुन के मु यांग पूरा ही हैरान रह जाता है। पर तभी कोई कहता है कि आखिरकार तुम किस चीज को काटना चाहते हो, और हमें देखने को मिलता है कि ये मु यांग के अंकल रहते हैं। और मु यांग को कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि ये शब्द कभी वो दोबारा भी सुन पाएगा। और एक बार दोबारा से ही मु यांग के अंकल अपने सवाल को रिपीट करते हैं कि आखिरकार तुम किस चीज को काटना चाहते हो। तो मु यांग जवाब देता है कि मैं आसमान को काटना चाहता हूँ। जिस बात को सुन के उसके अंकल पूरे ही हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं ये कितनी ज्यादा बेकार चीज है। इस स्वॉर्ड पाथ को मैंने अपने पूरी लाइफ तक फॉलो किया है, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ वही क्यों मेरे स्वॉर्ड पाथ को समझ पाया है। और तभी उसके अंकल कहते हैं कि तुम अपनी शर्त जीत चुके हो, तो फिर मैं तुम्हें कोई भी एक चीज दूंगा। तो मु यांग सीधे सीधे कहता है आप मुझे हेवनली ड्रैगन लाइब्रेरी में भेज दें। पर उसके अंकल हाथ उठाते हुए कहते हैं कि ये मेरी अथॉरिटी से बिल्कुल ही बाहर है। तो वो थोड़ी देर सोचने के बाद मु यांग कहता है कि मुझे डुएल करना है हर दिन अलग अलग लोगों से। इस बात को सुन के उसके अंकल भी हैरान होते हुए कहते हैं क्या इतना काफी होगा। तो वो हामी भर देता है। तो उसके अंकल जाते हुए कहते हैं ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी वॉलियंग उसकी कही हुई बात के बारे में पूछती है कि आखिरकार आप स्काई को काटना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है। तो वो कहता है इसका मतलब कमांडर जनरल को अच्छे से पता है। और तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है और हमारे मु यांग को गालियां दे रहा था कि आखिरकार वो खुद को इतना ज़्यादा एरोगेंट समझता है कि वो हेड डिसाइपल्स से डुएल करना चाहता है, वो भी हर बार अलग अलग लोगों से। पर जो भी हो ये तो मेरे लिए अच्छा है। और हमें पता चलता है कि ये वही स्कार वाला बंदा है। और हमें देखने को मिलता है कि आखिरकार उसे ये स्कार मिला ही कैसे। एक बार जब चियोन मु यांग मतलब कि इस बॉडी का पुराना ओनर एक बंदे को मार रहा था, तो ये बंदा मु यांग को रोकने के लिए आगे बढ़ा था। और मु यांग को तो तब स्वॉर्ड के बारे में कुछ पता नहीं था, और वो जैसे ही स्वॉर्ड को स्विंग इधर उधर करता है एक कट उसी बंदे के चेहरे पे लग जाता है। और ऐसे ही उसे ये जिंदगी भर के लिए स्कार मिला था। और वो अभी कहता है ये सिर्फ एक एक्सीडेंट हो सकता है, पर मैं भी तुम्हारे चेहरे पे एक ऐसा ही स्कार छोड़ूंगा। और हमें पता चलता है कि सबसे पहले मु यांग से डुएल करने के लिए यही इंसान आया है। फिर हमें मु यांग के साइड दिखाया जाता है जहां पर वो अपने स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा था, और वो बंदा भी उसे ही देख रहा था जिसे वो अपनी डिसरिस्पेक्ट समझ रहा था और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी था क्योंकि वो उसका अपोनेंट है, पर फिर भी वो उसे ध्यान तक नहीं दे रहा। और तभी वॉलियंग कहती है कि मैंने आपके लिए चाय बना दी है, क्योंकि जब यंग मास्टर अपनी ट्रेनिंग करते हैं तो वो आसपास की चीज़ों के बारे में पूरी तरीके से ही भूल जाते हैं। और तभी वो बंदा चाय को उठाते हुए पूछता है वॉलियंग से क्या मु यांग हमेशा ही ऐसे ट्रेनिंग करता है। तो वॉलियंग जवाब देती है हाँ, हर दिन ही वो ऐसे ही ट्रेनिंग करते हैं। सच में मुझे तो कभी कभार लगता है कि वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पुश कर रहे हैं। और तभी वो पूछता है कि आखिरकार तुम एल्डेस्ट यंग मास्टर को सर्व क्यों ही करती हो, क्या कभी वो तुम्हें परेशान नहीं करता। तो वॉलियंग कहती है कि हाँ, एल्डेस्ट यंग मास्टर ने काफ़ी ज़्यादा ही गलतियाँ की हैं, पर अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि वो एकदम ही बदल चुके हैं, और इसी वजह से मैं उनके ऊपर पूरा ही भरोसा करती हूँ। जिस बात को सुनने के बाद वो बंदा भी सोचता है कि इतना तो मुझे मानना होगा कि एल्डेस्ट यंग मास्टर बदल चुके हैं, वो अब काफ़ी ज़्यादा ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, पर हर बार एक ही चीज़ को रिपीट करना। पर तभी वो ध्यान देता है कि उसकी हर बार ही पोजीशन एकदम ही सेम है, इसका मतलब उसकी स्वॉर्डमैनशिप की प्रोफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा ही है। और तभी वो नोटिस करता है कि मु यांग हवा में स्वॉर्ड नहीं चला रहा, बल्कि वो उसे ही इमेजिन करके उसी के साथ ही फाइट कर रहा है। और उसके आखिरी थ्रस्ट से उसे तो ऐसा लगता है कि मु यांग की स्वॉर्ड उस इमेजिनेशन में नहीं बल्कि उसी की ही बॉडी पे चली है। और तभी मु यांग भी उस बंदे को नोटिस कर लेता है और वो माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना चाम्योंग, तुम्हें इंतज़ार करवाने के लिए। पर अपने नाम को सुन के वो तो काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। मु यांग उसे बताता है कि मुझे हर ट्रेनी का नाम याद हो चुका है। तभी मु यांग उसके चेहरे पे उस निशान को देख के कहता है शायद से उसे मैंने ही दिया है, जिस बात पे चाम्योंग भी हामी भरता है। तभी मु यांग
अपनी उस गलती के लिए माफ़ी मांगता है, ये कहते हुए कि हालांकि मैं इस चीज़ को बदल तो नहीं सकता, पर मैं तुमसे इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। पर उसकी माफ़ी को सुनने के बाद वो पूरा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जिस यंग मास्टर को जानता था वो अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर थोप देता था, ना कि कभी उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता था। और तभी वो उस चाय के कप को रखकर अपनी हार मान लेता है, जिस चीज़ को सुन के मू यांग भी हैरान रहता है। तो चामयांग जाते हुए कहता है कि मैं आज के लिए हार चुका हूँ, पर जब मैं अपनी तैयारी कंप्लीट कर लूंगा मैं तुम्हें चैलेंज करने के लिए आ जाऊंगा। मू यांग वॉलियांग से कहता है, क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ? अब तक मैंने जितनी भी गलतियां की हैं क्या तुम उन्हें लिख सकती हो, और हाँ, उन चीज़ों को भी जो कि मैंने तुम्हारे साथ की हैं। और मू यांग सोचता है सबसे पहले मुझे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। और हमें बताया जाता है कि अगले दिन से डुअल कंटिन्यू होते रहे और ज़्यादातर डुअल्स मू यांग सिर्फ एक ही अटैक में जीत जाता था। और हमें पता चलता है कि आखिरी दिन तक मू यांग एक भी डुअल नहीं आ रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मू यांग को कल्टीवेट करते हुए दिखाया जाता है, जहां पर वो 7th लेयर ऑफ यांग डिवाइन आर्ट पे पहुंच चुका था, पर अभी भी इतना काफ़ी नहीं था। उसकी डेंटियान के अंदर जो एनर्जी इकट्ठी हुई है उसे पिघलाने के लिए, और यही उसकी इस टेक्निक की लिमिट है। तो फिर उसे हेवनली ड्रैगन लाइब्रेरी जाना ही होगा ताकि वो एक हायर कल्टीवेशन मेथड को सीख सके। पर तभी उसे एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है और अचानक से ही उसे याद आता है कि आज तो वही टाइम है जब पेट्रियार्च वापस आने वाले हैं, तो फिर मुझे उन्हें ग्रीट करने जाना है। और वो जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को चेंज करता है और वो सोचता है कि आखिरकार मैं काफ़ी टाइम बाद उनसे मिलने वाला हूँ, और अब तो मैं उन्हें फादर भी कह पाऊंगा, जिस चीज़ का सपना मैंने कितने टाइम से ही देखा था। पर तभी एक मेड भागती हुई आती है और बताती है मू यांग को कि वॉलियांग अभी बहुत ज़्यादा ही बड़ी परेशानी में पड़ गई है, वो फिलहाल तुम्हारी फियांसे के साथ है। जिस बात को सुन के मू यांग पूरा ही हैरान हो जाता है और हमें वॉलियांग के साइड दिखाया जाता है, जहां पर वॉलियांग ने गलती से मू यांग की फियांसे के ऊपर एक डिश को गिरा दिया था और उसके कपड़ों को गंदा कर दिया था, जिस चीज़ से उसकी फियांसे काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा थी।